नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो चूंकि संविधान दिवस था और जो संविधान सदन जो पहले सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता था, वहां पर एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया और मंच पर प्रधानमंत्री भी थे। दोनों सदनों के सभापति, स्पीकर और उप सभापति भी थे और ये देख करके थोड़ा सा एक अच्छा एहसास हुआ, क्योंकि संविधान दिवस था और लोकतंत्र की ये एक महानता भी है कि वहां दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को भी बैठाया गया था। यानी राहुल गांधी भी थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, मंच पर ही मौजूद थे। लेकिन वहां कुछ ऐसे दृश्य देखे गए जो नोटिस किए गए और जिस पर लोगों ने टीका टिप्पणी की हैं। जैसे राष्ट्रपति का अभिवादन सबने किया, राहुल गांधी ने नहीं किया। जब राष्ट्रगीत हो रहा था तो सभी के होठ चलते हुए दिखाई दिए, यानी सब उच्चारण कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस का 1.5 चावल का दाना अलग भी पका, अलग से उन्होंने एक कार्यक्रम किया, लेकिन वहां पर राहुल गांधी ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर के बहुत गंभीर विचार विनिमय चल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनके अपने खुद के कार्यक्रम में, इनकी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में इनका माइक तकनीकी कारण से, बिजली चले जाने की वजह से बंद हो जाता है, तो इसके लिए भी क्या वो सरकार को ताना देंगे, सरकार पर तंज कसेंगे और अपना माइक बंद किए जाने को दलितों की आवाज को दबाने से जोड़ेंगे? एक तो हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरे, आज सुप्रीम कोर्ट ने, ये कांग्रेस के हों या विपक्षी दलों की ओर से हों, क्योंकि पर्दे के पीछे से बहुत सारे खेल इस देश में चलते रहे हैं, अनंत असीम पीआईएल अलग अलग मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई जाती रही हैं। फिर से बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार लिटरली दौड़ा लिया, भगा दिया और बहुत सख्त टिप्पणी की है। उस पर भी चर्चा करेंगे और समय बचा तो फिर संभल के जो डेवलपमेंट है उन पर भी चर्चा होगी। अनुपम मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घूमता आईना के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेरी तरफ से बंद था, मैं उसको खोलता हूँ। नमस्कार सर। जी जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। तो सब धन्यवाद राहुल सर। गांधी का वो कमेंट सुन लेते हैं। जब उनके कार्यक्रम में बिजली चली गई, उनका माइक बंद हो गया, तो उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, जरा सुनिए। सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। सब ये जो टिप्पणी इन्होंने की है, इसका अर्थ क्या है? कुछ आपकी समझ में आया? मेरी समझ में तो नहीं आया, मेरा दिमाग बनाया हुआ है। एक तो वो कह रहे हैं कि पिछले 3000 साल से जो भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करता है उसका माइक बंद कर दिया जाता है। ये माइक का आविष्कार कब हुआ? 3000 साल पहले हुआ था क्या? और 3000 साल से ये सब चल रहा है। राहुल गांधी के इस ज्ञान पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। और उनका अपना कार्यक्रम, कांग्रेस का ही कार्यक्रम, वहां का माइक बंद हुआ, वहां की लाइट भगी, तो फिर भी तंज जो है वो सरकार पर ही कस रहे हैं। देखिए सर, राहुल गांधी की ये सब बातें अभी सब मजाक की नहीं रह गई हैं, अभी डिस्टर्बिंग हो गई हैं।
राहुल गांधी के पहले आज फोटोग्राफ्स आए संविधान दिवस पे। वो वहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा सबके साथ बैठे हुए थे। और उनका चेहरा बहुत उदास था। उनके ये हरियाणा के बाद महाराष्ट्र वाली जो चोट है वो उनपे बहुत गंभीर पड़ी है। और मतलब एक नजर देख के समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी बहुत परेशान हैं और राहुल गांधी बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। मैं आपको राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का फोटो दिखाता हूँ, जरा आप देख। ये एक, शोक सभा में हाँ, ये बैठे शोक हैं। सभा में बैठे हैं, हाँ। तो बहुत परेशान थे। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखें, जाते ही झम से बैठ गए इनको। खड़गे साहब ने कहा, अरे खड़े हो भाई, अभी तुम्हारे बैठने का समय नहीं है, अभी सब लोग खड़े हुए हैं। तो फिर ये खड़े हो गए। और उसके बाद ये बल्कि जब भारत माता की जय करके सबने हाथ जोड़े, खड़गे साहब ने भी जोड़े, राहुल गांधी ने जोड़ने से इनकार कर दिया, वैसे ही खड़े रहे। उसके बाद सब लोग राष्ट्रपति को नमस्कार कर रहे थे, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को भी नमस्कार करने से इनकार कर दिया, वहां से चल दिए। और उसी मूड में वो पहुंच गए तालकटोरा स्टेडियम। और चूंकि अब वो हर जगह एक ही बात दोहराते हैं, उनके पास कहने की इसके अलावा कोई बात नहीं है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, और ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। वो ये बात भूल गए कि वो कांग्रेस की फंक्शन में है। वहां पे जब वो कहते हैं कि मुझसे लोगों ने कहा कि बैठ जाइए, मैंने कहा नहीं, तुम चाहे मेरा जितना माइक बंद कर लो, मैं तो खड़ा रहूंगा। किससे कह रहे हो भाई, किससे कह रहे हो? या तो तुम कहो कि हमारे कांग्रेसी हमको नहीं बोलने देना चाह रहे। वो बेसिकली भूल गए कि वो खड़े कहाँ हैं। उनको लगा कि मैं अभी भी पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ और मैं जो कहता हूँ मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई। कांग्रेसियों को भी समझ नहीं आया कि अब इसका क्या जवाब दे। और इस पे थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत देर तक बोलते रहे कि मेरा माइक बंद हो गया, और मैं 6 मिनट तक खड़ा रहा, मुझसे लोग कहते रहे बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं बैठूंगा, मैं तो 3,000 साल से खड़ा हूं। अब इस सबका बात का क्या जवाब दिया जाए? मतलब राहुल गांधी अपनी ही कांग्रेस, अब देखिए, हकीकत ये है कि एक विकल्प प्रॉपर मिल नहीं रहा है। राहुल राहुल राजनीतिक रूप से बहुत खतरे में आ चुके हैं। राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त लोगों में कौन है? पी चिदम्बरम। और पी चिदम्बरम के लड़का कार्ति चिदम्बरम क्या ट्वीट करता है? वो ट्वीट करता है, बयान नहीं, ट्वीट करता है कि ईवीएम का रोना बहुत हो चुका। और वो ईवीएम के लिए 3 शब्द इस्तेमाल करता है। कहते और ये भी कहता है कि मेरा व्यक्तिगत आकलन है, किसी से सुना नहीं है, मेरा निजी तजुर्बा है कि ईवीएम व्यवस्था सटीक, विश्वस्त और बहुत रोबस्ट है। तो एकदम मुंह पर तमाचा। तो फिर अब रही सही कसर प्रियंका गांधी ने पूरी कर दी। अब प्रियंका गांधी को तकरीबन 2 दशकों से ज्यादा समय तक सोनिया गांधी ने रोक के रखा, राजनीति में नहीं आने देंगे। जिस तरह रॉबर्ट वडेरा बीच बीच में कहते रहते हैं कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे यहाँ से लड़ना है, मुझे यहाँ से ऑफर है, मुझे वहां से ऑफर है, मुझे विपक्ष दूसरी दूसरी पार्टियों से ऑफर है, उसी तरह सोनिया गांधी भी बीच बीच में अपनी खबरें उड़ाती रहती थी और खुद ही कहती थी अगर मैं मोदी के खिलाफ लड़ जाऊं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो तो अपने को सीधे मोदी के खिलाफ लड़ाने की बात करती थी। लेकिन सोनिया गांधी जानती थी कि अगर वो आ गई तो बचा कुचा भी राहुल का बाजा बच जाएगा। बहरहाल वो आ भी गई, वो लड़ भी गई। राहुल को इस बात का अंदाजा भी है। भाई बहन साथ देखिए, ये पब्लिकली मैंने आपके शो में कई बार कहा है कि पब्लिकली कितना भी डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करें, कितना भी वो अपनी बहन को लिपटाएं, चूमे चाटें, जो भी करें, पर हकीकत यह है कि दोनों में बिल्कुल नहीं बन रही है। और इसका सबूत क्या है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय दोनों की टीम पूरी तरह से वामपंथी है। जेएनयू के 3 पूर्व अध्यक्ष इनकी टीमों में है। और हकीकत यह है कि यहाँ पे जब अभी प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़का सकती हूँ वगैरह सब कर रही थी, तो हम लोगों को नजर आया कि साहब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम में इस कदर 36 का आंकड़ा है, इस कदर झगड़े हैं कि जाहिर सी बात है कि दोनों की टीम में इतने झगड़े होना संभव नहीं है जब तक भाई बहन में डिफरेंसेस ना हो। अगर भाई बहन एक पेज पे है तो टीम में फिर झगड़े कैसे हो सकते हैं साहब, आप बताएं। हो ही नहीं सकते। फिर वायनाड में हमने देखा भाई बहन दोनों एक साथ थे और किसी ने सवाल किया कि आपको लगता है प्रियंका गांधी आपसे बेहतर सांसद सिद्ध होंगी? तो पहले उन्होंने कहा ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है,
फिर उन्होंने सोच के जवाब दिया, हालांकि उसको बाद में मजाक में उड़ाने को, उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी मुझसे बेहतर सांसद होंगी। वो यहीं पे नहीं रुके ओंकार सर, वो आगे जाके बोले कि प्रियंका भले ही सांसद हो जाए, पर केंद्र में वायनाड का नेतृत्व मैं ही करूंगा। अरे तो भाई उनको क्यों जिताया है? राहुल बिल्कुल। गांधी की राहुल गांधी की इनसिक्योरिटी भी निकल के आ रही है। मात पे मात, मात पे मात, 89 89 हारे हो गई, और कांग्रेस के अंदर से उनका विरोध आने लगा। फिर ममता बनर्जी ने उनको ज्ञान दे दिया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ये तो साहब, घूम फिर के आम आदमी पार्टी ने वही बात कही जो मोदी ने कही थी कि परजीवी हैं। उसके बाद आपने देखा कि अम, हेमंत सोरेन ने अभी उनको डिप्टी सीएम कांग्रेस को बनाने से इनकार कर दिया, और वो जो उमर अब्दुल्ला है, उसने तो इनको कैबिनेट में जगह ही देने से इनकार कर दिया। फिर आपने देखा कि शरद पवार ने सबसे पहले कह दिया ईवीएम ईवीएम की बात मत करिए। हाँ, शरद पवार ने तो चुनाव के बीच में एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लोगों को अडानी को निशाने पे नहीं लेना चाहिए। और शरद पवार ने एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का निकम्मापन है कि वो अभी तक उसको दिखा नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि साहब, धारावी प्रोजेक्ट तो अडानी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, हाँ, उनको तैयार ही नहीं। कन्विंस करना, हाँ उनको कन्विंस करना पड़ा, उनको तैयार करना पड़ा, और हमें अडानी को निशाने पे नहीं लेना चाहिए। तो ना अडानी के मुद्दे पे, ना किसी और मुद्दे पे कोई शख्स आपके साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। और अब लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठेंगे। हर बार जब प्रियंका गांधी मुंह खोलेंगी तो उनकी तुलना ओंकार चौधरी साहब से या अनुपम मिश्रा से नहीं होगी, उनकी तुलना हमेशा राहुल गांधी से ही होगी। तो राहुल गांधी एकदम तिलमिलाए और बौखलाए हुए हैं, और इसी बौखलाहट में वो ये भूल गए कि वो खड़े कहाँ हैं। वो भूल गए कि वो किसी विपक्ष के कार्यक्रम में या संसद में नहीं खड़े हैं, वो अपने ही कार्यक्रम में खड़े हैं। और उन्होंने कुल मिलाकर बता डाला कि कांग्रेस ही उनको इन मुद्दों पर बोलने नहीं दे रही। ओंकार सिंह, एक और तथ्य सामने आया है कि महाराष्ट्र में इन्होंने केवल 6 सभाएं की हैं, मात्र 6 सभाएं। वैसे मैंने जबकि आपके प्रोग्राम पे कही थी ये बात कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, दोनों ही जगह इन्होंने सभाएं बहुत कम की। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम बड़े नेता और खुद वहाँ की जो लीडरशिप थी, वो चाहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हों, जब सब लगे हुए थे और सब कन्विंस कर रहे थे, तो क्या इनको बस इस बात का भरोसा था कि सज्जाद नौमानी ने फतवा जारी कर ही दिया है, वहां पर बाकी सारे एलिमेंट काम कर ही रहे हैं, तो हम तो जीत ही जाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, मैं अपनी बहन के लिए वायनाड में ही ज्यादा समय क्यों ना लगाऊं। देखिए साहब, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार खुद देखा है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी उनकी, कुछ चाहते हैं और ज्यादातर नहीं चाहते कि राहुल गांधी उनकी सभाओं में आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो अपने जमाने में बाकायदा कह दिया था कि मैं पंजाब जीत के दे दूंगा राहुल गांधी अगर पंजाब नहीं आए तो। उमर अब्दुल्ला ने तो बाकायदा राहुल गांधी से कह दिया था आप कश्मीर मत आया कीजिए, जम्मू में रहा कीजिए। कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में इतना अपमान उठाकर भी अगर राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, तो फिर उसके फिर बड़े कारण होंगे। ये साहब लिस्ट आपने भी जारी की थी अपने ट्विटर हैंडल पे, 89 डिफीट अब तक हो चुकी हैं इनकी अलग अलग राज्यों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब संसद पहुंचे तो इसका उल्लेख कर दिया कि साहब ये जो है इतनी डिफीट हो चुकी, और इसके बाद भी ये पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, उसको बाधित करते हैं। ये भी तो नक्शा देखते होंगे राहुल गांधी कि ये भारतीय जनता पार्टी का कमल कहाँ कहाँ खिल गया है पूरे भारत में। बस दक्षिण में ये 3 राज्य ही तो बचे हैं, तेलंगाना, नहीं नहीं, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल।
और कर्नाटक भी, पश्चिम कर्नाटक भी अभी तक भाजपा ही के पास था। जी हाँ। तो ये जो है, ये नक्शा भी तो राहुल गांधी देखते होंगे, समझ में आता होगा कि कांग्रेस कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कितना हो चुका है। देखिए, अगर राहुल गांधी सुनने को तैयार हों तो उनको सबसे बड़ी सलाह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देते रहते हैं। कहते हैं आप जमीन से कट चुके हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते कि पब्लिक क्या कह रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि वो राज परिवार से हैं, शहजादे हैं, तो उनके अगल बगल साइकोफैंट्स की इतनी भारी भीड़ है जो दिन रात उनको भगवान होने का एहसास दिलाती रहती है। राहुल गांधी उससे बाहर आने को तैयार है। मैं फिर कहता हूं कि अ, राहुल गांधी में राजनीतिक काबिलियत नहीं है, ये अपनी अलग बात है। लेकिन इनके साइकोफैंट्स ने उनको इतना ज्यादा अपने बारे में कंफ्यूज कर दिया है कि उनको सीरियसली लगने लगा है कि साहब मैं बहुत बड़ा वो कोई वो हूँ और 30 मार का हूँ। और अम, कभी वो दिग्गी राजा को पकड़ लेते हैं, दिग्विजय सिंह को। तो कभी ये आजकल किसको पकड़े हुए हैं, क्या नाम है इनका, जयराम रमेश को। तो कभी किसी न किसी पॉलिटिकल, कभी वो बाहर जाते हैं तो वो जो क्या नाम, सैम पित्रोदा, उसको पकड़ लेते हैं। इनके पास अपना ओरिजिनल कुछ है नहीं, मेहनत करने को वो तैयार नहीं है। प्राइवेट हवाई जहाज में इधर से उधर उड़ने को और अपने स्वागत कराने को ही वो मेहनत समझते हैं। योगेंद्र और यादव, कन्हैया कुमार, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो इनके सलाहकार बने हुए हैं। नहीं, और उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं। आज संविधान दिवस के दिन कह रहे थे, हाथ में संविधान की प्रति लेके, इस संविधान में लिखा हुआ है कि लोगों को सारे पैसे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहाँ लिखा है संविधान में? कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, एकदम हवा में। तो साहब, मेरा ये मानना है कि अच्छा, एरोगेंस इतनी ज्यादा है। आज मैं उनका फंक्शन देख रहा था, मतलब घमंड इतना ज्यादा है, उसका भी क्या किया जाए। मतलब आप कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने विनम्र नजर आए, खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि वरिष्ठ हैं उनको देखते हुए। लेकिन खड़गे को राहुल गांधी और उनकी उनके साथ पेश आती हैं, ये तो हमने कई बार देखा है वैसे। इसके लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जिम्मेदार हैं, जैसे मनमोहन सिंह खुद अपनी दुर्गति के लिए जिम्मेदार थे। वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014 तक। उन्होंने शपथ तो ली प्रधानमंत्री पद की, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री काम कहाँ किया, और सोनिया गांधी ने उनको बताया कहाँ के आप ही प्रधानमंत्री हैं। सिंह से भी देखो, मुंह छूट नहीं रहा है। मतलब आप राज्यसभा नहीं आ सकते, आपको व्हील चेयर पे बैठा के लाया जाता है वोट डालने के लिए, लेकिन आप पार्लियामेंट छोड़ने को तैयार नहीं थे। जीवन में एक भी चुनाव ना जीतने वाला शख्स 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया, पर सत्ता की ललक, सत्ता का लोभ छूटता ही नहीं। ये भी तो साहब बड़ा। और मैं खड़गे साहब से भी कहता हूं कि साहब अपनी उम्र देख लें, अरबों खरबों के आप मालिक हैं, बेटा कैबिनेट मंत्री है, दामाद सांसद है, पूरी तरह से आपकी अगली जनरेशन भी फिट हो चुकी है। आप क्यों अपमानित होते रहते हैं? खड़गे साहब का बीच में एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो सुप्रिया श्रीनेत से कह रहे थे कि जैसे राहुल और प्रियंका आते हैं मेरी बड़ी बेइज्जती होती है, मुझे धक्का देके किनारे कर दिया जाता है। तो क्यों धक्का खा रहे हैं आप? अरे, अच्छा, ये भी बड़ा उपकार सर, बड़ी अजीब सी बात है, भारत में पॉलिटिशियंस के लिए रिटायर होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं। जहां तक मुझे याद आता है, मेरी याददाश्त में सिर्फ एक पॉलिटिशियन था जिसने कह के बाकायदा 60 साल में रिटायरमेंट ले लिया, और वो नानाजी देशमुख थे। उसके आगे पीछे तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जानबूझ करके इनको अपमानित करने के लिए ठेल रही है, आगे खड़ा कर देती है? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज मैं क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पर, ये जबकि व्यवस्था दे चुके सभापति जगदीप धनखड़ कि आप इस प्रश्न को नहीं उठा सकते, इस समय नहीं उठा सकते,
ये बार बार अडानी का मुद्दा उठाने के लिए एडामेंट थे। वो मना कर रहे थे कि नहीं, आप सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, चेयर का भी ध्यान रखें, लेकिन फिर भी ये खड़े हुए थे। और उनके ठीक पीछे बैठे हुए जयराम रमेश बहुत मतलब अजीबो गरीब तरह की हरकतें पीछे बैठ करके कर रहे थे। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जानबूझ करके मल्लिकार्जुन खड़गे को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है और इनके लिए अपमानजनक स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर रही है? बात वही है जो सर आप कह रहे थे कि कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर रही, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका भी तो लोभ खत्म ही नहीं हो रहा है ना, उनका भी तो लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। और चूंकि वो एक दलित बिरादरी से आते हैं तो उनका उसी तरह उपयोग हो रहा है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने वो बात कही है जो मैं जमाने से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि खड़गे साहब के साथ दुर्घटना एक अलग समुदाय ने की और नाराज वो दूसरे समुदाय से हैं, तब से उनके भी बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, उनका भी बड़ा एक्सपोजर हो गया है साहब। उनकी बहरहाल खड़गे साहब वैसे भी कभी मास लीडर नहीं थे और उनको हमेशा जिसे कहना चाहिए सिर इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि वो दलित बिरादरी से आ रहे हैं। बाकी आपने देखा है कि धूप में कभी वो छाता लेके खड़े रहते हैं सोनिया गांधी के लिए, कभी सोनिया के बैठने के बाद खड़े इंतजार करते रहते हैं कि मुझे बैठने के लिए कहा जाए। तो खड़गे साहब के आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोनिया की सीट पर बैठ गए थे तो सोनिया की सिक्योरिटी ने प्रधानमंत्री को ही उठा यस। दिया था, कहा था अलग अपनी कुर्सी पे जाओ। तो मतलब ये तो अभूतपूर्व, कभी ना देखा गया ना कभी सुना गया सर। और अभी वायनाड में जब नॉमिनेशन दाखिल कर रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, तो इनको बाहर खड़ा करने के लिए बाध्य किया गया, ये बाहर खड़े हो गए नहीं, और कैसे झांक रहे थे आपको याद होगा, कैसे दरवाजों झांक के रहे थे बीच से दरवाजे जो से, है। हाँ हाँ दरवाजों के हाँ, बीच से बिल्कुल। इस प्रकार झांक रहे थे। बल्कि देखिए, देख के बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब अगर खड़गे साहब ही आमादा हैं अपने साथ ये सब कराने के लिए तो कोई और कैसे रोक लेगा इसको। अनुपम जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इनको भगा दिया है और कोई याचिका करता था जिसने कहा कि साहब बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले, उनकी बेंच ने कहा कि ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है और ऐसे आइडिया लाते कहां से हो। फिर ये भी पूछा कि साहब ये चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही चुनाव जीते हैं, तो आपको क्या परेशानी है। ये बार बार ईवीएम मशीन को लेकर के वहां की इनकी जो भागदौड़ है और बार बार सुप्रीम कोर्ट इनको इनकी जगह भी दिखाता है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे, वजह क्या मानते हैं? तब कोई नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट, के ए पॉल गए थे, किलारी आनंद पॉल गए थे, जो कि एक बहुत ही विवादास्पद ईसाई इवेंजलिस्ट हैं, पादरी हैं, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए जाने जाते हैं, जो जमीन कब्जे के लिए जाने जाते हैं। और मजेदार बात यह है, जब सुप्रीम कोर्ट से कहा उनको भगाया जरूर कि जाइए साहब ये सब छोड़े, तो उनसे कहा कि जो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं उसको करते रहे। तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि जो ये पॉल साहब हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर पे जमानत पे हैं। इनको ऊपर तो कत्ल का और कत्ल के कोशिश का आरोप है, हाई कोर्ट से इनको बेल नहीं मिली, धोखेधड़ी में अलग इनके ऊपर आरोप है और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बहरहाल इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल और कानूनी और संवैधानिक पॉइंट्स रेज किए जाते हैं, के पॉल साहब ने अपने ये, जब उन्होंने उनका कहना था कि साहब आप ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तो इन्होंने अपने पक्ष में जो वो जिसे कहना चाहिए स्टेटमेंट्स दिए, ये जो जो उन्होंने अपने केस की जो पैरवी की वो बहुत हास्यास्पद थी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतने ब्रिलियंट आइडियाज आते कहाँ से। इन्होंने अपने पक्ष में सिर्फ ये बताया कि साहब ईवीएम इसलिए हटा दिया जाना चाहिए
क्योंकि एक बार एलोन मस्क ने कहा था, एक बार चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, एक बार जगन मोहन रेड्डी ने कहा था। तो मतलब उसका संविधान से, कानून से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना दिया। तो उनको तो खैर डिसमिस होना था, वो हो भी गए। और जहां तक ईवीएम की बात है, अब ये बात तकरीबन तय है कि जिस ईवीएम को राजीव गांधी लेकर आए थे, और इतनी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ वोटर्स हैं कि अब दोबारा हम बैलेट पेपर पे नहीं जा पाएंगे। विपक्ष इस बात को जानता है, इसीलिए बार बार इसी बात को उठाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर बैलेट से भी चुनाव होगा तो अब वो हारेगा, लेकिन उसे मालूम है कि होना जरा मुश्किल है। एक जो बात खतरनाक है ओंकार सर, वो ये है कि तमाम तरह के पत्रकार और कांग्रेस के जो ट्रोल्स हैं, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे चल चल के ये बात सोशल मीडिया पे उनके मुंह से भी आ रही है कि कांग्रेस प्रयास कर रही है कि पूरा विपक्ष जिस तरह बांग्लादेश में चुनाव का बहिष्कार हुआ था वैसे कर दे। आप देखिए, योगेंद्र यादव टीवी पे धमकी भी देते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश बन जाए, तो ये जो भारत को बांग्लादेश बनाने का प्रयास हो रहा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपको एक ट्वीट दिखा ही देता हूँ, और चूंकि आप सक्रिय रहते हैं तो आपकी नॉलेज में ये आ गया होगा। ये सिमी ग्रेवाल का एक ट्वीट था जिस पर केसी सिंह ने ये ट्वीट मैं उसी किया का है। जिक्र कर रहा हूँ, इसी का जिक्र कर रहा हूँ। और केसी सिंह बहुत क्लोज है कांग्रेस के। यस, केवल कांग्रेस के नहीं, डीप स्टेट के भी बताते हैं कि ये बहुत क्लोज हैं। ये किस इनको आप हर्ष मंदर, दूसरा हर्ष मंदर समझ सकते हैं आप इन्हें। तो साहब, ये इस तरह के सपने ये लोग देख रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश बांग्लादेश है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। यहाँ नप जाएंगे सारे के सारे जितने भी ये इस तरह की सोच वाले हैं। बहरहाल, केसी सिंह इस ट्वीट में ये कहते हैं कि साहब, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव का रीजनल बहिष्कार पार्टियां करने को तैयार, तैयार हाँ, नहीं है। वो और तैयार क्यों नहीं। तैयार होंगी भाई? स्टालिन अपना चुनाव जीत रहे हैं, ममता अपना चुनाव जीत रही हैं, विजयन अपनी सरकार बनाए हुए हैं, तेजस्वी अपनी सरकार का ख्वाब देख रहे हैं, अखिलेश यादव अपने आप को 27 का सत्ताधीश मान रहे हैं, केजरीवाल जेल में रह के भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जगन मोहन रेड्डी अभी मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, पटनायक साहब जमाने बाद उनकी सरकार गई है। तो सब लोग अपने अपने स्टेट में काम कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा कि जब आपकी पार्टी के नेता कार्ति चिदम्बरम से लेके और आपके गठबंधन के नेता शरद पवार तक आपसे कहने लगे कि आप यार ईवीएम का रोना रोना बंद करो, तो फिर बात है। और लेकिन मेरा कहना है कि ये योगेंद्र यादव जैसे लोग जहां भी होंगे, तो वो योगेंद्र यादव कांग्रेस में वही भूमिका निभा रहे जो लक्ष्मण यादव सपा में। तो इन लोगों का अपना एक अंदाज है, और उसमें ये अपने नेता को भ्रमित करते रहते हैं। जैसे अखिलेश यादव को आजकल आप देखें, वो मंच से बोलते हैं तो लैपटॉप में देख के पढ़ते हैं, वो सामने बोलते हैं पत्रकारों तो जेब से पर्ची निकाल लेते हैं। जिस पर्ची के लिए कभी ये मायावती की आलोचना करते थे, वही अखिलेश यादव आज बिना पर्ची के एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। तो ये हाल हो गया है साहब इतने बड़े बड़े नेताओं का। चलते चलते संभल की बात करें, वहां जिस सीओ अनुज चौधरी को पैर में गोली लगी थी, आज उनका बहुत ही सख्त रिएक्शन आया है। एक पत्रकार उनसे बात कर रहा था, जो पुलिस फायरिंग में लोगों की मौत हुई, कुछ इस तरह की जो चीजें चल रही हैं जिसकी पुष्टि ही नहीं हुई है कि पुलिस की फायरिंग से कोई मारा भी गया है, तो उस पर जो है अनुज चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते हैं, परिवार नहीं होते हैं? क्या हम मरने के लिए वर्दी पहनते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, हमें क्या आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? और बहुत वैलिड बातें उन्होंने कही हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, एक ऊंची सी लाठी लेकर के, एक बल्ली टाइप लेकर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए दंगाई मुंह पर कपड़े ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से नियोजित थी जितनी हिंसा हुई है, और पहले से ही सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे और फोर्स को जानबूझ करके निशाना बनाया गया था।
देखिए, अनु चौधरी ने आज ये भी कहा कि जब हालात ऐसे आ जाएंगे तो आत्मरक्षा में हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी परिवार हैं, और जब ऐसा मौका आएगा तो अपनी रक्षा में जो कुछ संभव है वो सब हम करेंगे। और बात वही होती है, आपने वहां पे संभल में जो कप्तान है उनको देखा, बिश्नोई साहब को, कैसे वो मेगा फोन लेकर, मैं ख्याल से इससे अच्छी बात क्या कही जा सकती थी कि उन्होंने कहा कि लड़कों तुम लोग अपना कैरियर मत बर्बाद करो नेताओं के चक्कर में। पर देखिए इसे बात क्या है, कैरियर कहाँ से, ये सब पूरा मदरसा गैंग है। वो 17 लाख बच्चे जो योगी सरकार मदरसों से निकाल कर ठीक ठाक स्कूलों में जिनको साइंस और मैथ्स पढ़ाना चाहती थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे में ही रहने का आदेश दे दिया। तो ये सब मदरसा से इनकी स्ट्रीट फोर्स निकलती है, मदरसे से इनका वो हुजूम निकलता है जो सड़कों पे आकर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है, और जिसका इस्तेमाल जिया उर रहमान बर्क जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, राणा अयूब जैसे लोग, आरफा खानम जैसे लोग करते रहते। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। और दर्शकों से निवेदन, घूमता आईना जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, और शाम को प्रोग्राम करते हैं वहाँ अनुपम जी, और कई मुद्दों पर बात करते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। अनुपम जी। थैंक थैंक यू। यू। नमस्कार।